All right, everyone. So we have Ritesh Pathak from Motilal Oswal today. He will be discussing on PMS strategies. So yeah, that's it, Ritesh. You can start now. Okay, good evening, everyone. Hope you all are doing well. What I'll do is that in the next maybe half an hour, 45 minutes, I'll take you through the strategy or the investment framework which we are using as an AMC. Frameworks are important because अगर आपके पास frameworks नहीं है, आपके पास strategy नहीं है, तो आपके investments जो है as an AMC when we do invest in the portfolios, long term the wealth creation will not be sustained for long. So investment frameworks are very critical what we believe. So ये strategy हम अपने PMS, mutual fund, AIF सभी में use करते हैं. But आज जो मैं बात करने वाला हूँ, I'll be talking more with regard to PMS and AIF. So with that, I like to share the screen now. It's disabled actually, Nishant. So अगर आप screen sharing enable कर देंगे तो. Yeah, I have made you the co-host, so you can do. Yeah, I got it. Yeah, thank you so much. Once. So basically, I'll just put the right slide. Okay, cool. So अगर आप देखेंगे तो I'll just go back to the slide. Sorry. Yeah. So basically आप अगर देखेंगे तो कोई भी इन्वेस्टमेंट फ्रेमवर्क होता है, इट्स लाइक अ फनल. जब आप कोई चीज छानते हैं तो बेसिकली क्या होता है ना, कुछ भी अगर उसमें कोई पार्टिकल है विच इज नॉट द करेक्ट, वो हट जाता है, इट कम्स मोर प्योर. तो इसी तरह इन्वेस्टमेंट फ्रेमवर्क भी वैसा ही है जिसमें आप इन्वेस्टमेंट आइडियाज डालते हैं एंड प्राइमरीली विच जो अच्छे आइडियाज है वो फनल करके उसके थ्रू निकल जाते हैं. सो मोतिलाल ओसवाल में हमारा जो ओवरऑल इंस्पिरेशन है वॉरेन बफे का फ्रेमवर्क रहा है अगर आप देखेंगे. और वॉरेन बफे जी का फ्रेमवर्क बहुत सिंपल है. बिजनेस जो समझ में आता है, विच वी अंडरस्टैंड, लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक्स जहाँ काम करती है, जो मैनेजमेंट है वो नोन है, ट्रस्टवर्दी है, विश्वास करने योग्य है, और जब हम उस कंपनी को खरीद रहे हैं तो एक सेंसिबल प्राइस टैग होता है. तो जनरली ये वॉरेन बफे का मोटा दिस इज दी होल फ्रेमवर्क ऑफ इन्वेस्टमेंट. और अगर आपने उनके बारे में और सुना भी होगा तो हमेशा दो चीज बोलते हैं कि व्हेन यू इन्वेस्ट यू रिमेंबर टू रूल्स. पहला, यू शुड नॉट लूज योर कैपिटल, नॉट लूज योर मनी, एंड दूसरा, नेवर फॉरगेट द रूल नंबर 1. सो हमारे इन्वेस्टमेंट फ्रेमवर्क में भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि जिस कंपनी में हम पैसा लगा रहे हैं वो कंपनी ऐसी होनी चाहिए जहां पे कि हम पैसे को लूज ना करें. तो वो किस तरह हम लोग अचीव करते हैं, तो हमने उसके लिए बेसिक हमारी फिलॉसफी है QGLP, क्वालिटी, ग्रोथ, लॉन्जेविटी एंड प्राइस. क्वालिटी मतलब क्वालिटी ऑफ बिजनेस जहां पे हम पैसा लगा रहे हैं. अगर बिजनेस अच्छा नहीं होगा, मैनेजमेंट अच्छा है तो भी नहीं काम करता है, एंड वाइसी वर्सा. तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम एक अच्छी कंपनी में जो क्वालिटेटिव है, क्वालिटी मैनेजमेंट हो, वहां पे पैसा लगाए. दूसरा आप देखेंगे तो उसमें दूसरा दिया हुआ है जी फॉर ग्रोथ. अगर कंपनी अच्छी है, क्वालिटी है और लंबे समय तक है, हो सकता है कि उसमें आपके पैसे ना बने. फॉर एग्जांपल कैस्ट्रॉल बहुत बड़ी कंपनी है, बहुत लंबे समय से है, क्वालिटी कंपनी है, क्वालिटी मैनेजमेंट है, पर ग्रोथ वहां पे बहुत मिनिमल होता है. तो आप कहीं तो आप क्वालिटी ट्रैप में फंस जाओगे. हमको क्वालिटी ट्रैप में नहीं फंसना है, तो हमने साथ ही साथ हमने दूसरा जो यहाँ पे फिलॉसफी ऐड की है ग्रोथ की. और ग्रोथ का मतलब होता है कंपनी जहाँ पे प्रॉफिट ग्रोथ हो, ऑपरेटिंग मार्जिन बेटर हो रहे हो, फाइनेंशियल लीवरेज कम हो. तो इस सारी चीजें जो है वो बेसिकली टेक्निकल एनालिसिस जो ग्रोथ एनालिसिस है उसमें हम देखते हैं. मोटा कंपनी का प्रॉफिट बढ़ना चाहिए, अर्निंग्स बढ़ना चाहिए, तो वो हमारे ग्रोथ में आता है. तीसरा, जो भी हम कंपनी ले रहे हैं, जो हम कंपनी को सेलेक्ट कर रहे हैं, वो लॉन्ग टर्म में सस्टेन होना चाहिए. अगर हम जो कंपनी ले रहे हैं अगर उसका कॉम्पिटिटिव एज है, तो अगर वो लॉन्ग टर्म में सस्टेन करता है अपने कंपटीशन के अगेंस्ट, तभी जाके उसमें स्टॉक में या कंपनी में वैल्यूएशन बढ़ता है. सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. और चौथा और लास्ट है प्राइस, कि किस प्राइस में, जो मैंने आपको बोला, इट व्हाट प्राइस यू आर बाइंग द स्टॉक. अगर आपका वैल्यूएशन रीजनेबल है तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी बढ़ जाता है, और वैल्यूएशन अगर रीजनेबल नहीं है तो आपके पैसे खोने की संभावना बढ़ जाती है. तो हमने जो फ्रेमवर्क जो मैंने आपको बताया कि भाई
अगर क्वालिटी बिजनेस अच्छा है, मैनेजमेंट अच्छा नहीं है, तो 1 into 0 is 0। और अगर उल्टा आप करेगी, बिजनेस बहुत अच्छा और मैनेजमेंट खराब है, तो भी नहीं चलता है। तो एक्चुअली बोथ हैव टू वर्क साइड बाय साइड, क्वालिटी ऑफ बिजनेस एंड क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट। तो ये बेसिकली एक चार्ट है, बहुत ही यूनिक चार्ट है ये। इसमें एक तरफ है क्वालिटी और दूसरी तरफ है ग्रोथ, और ये दोनों साथ चलने चाहिए, तब जाके आपका लॉन्ग टर्म में आपका रिटर्न बनता है। बहुत बार हमने देखा है कि हम सुनते हैं कि भाई कंपनी बहुत ग्रो कर रही है पर उसमें क्वालिटी नहीं है, मैनेजमेंट उतना अच्छा नहीं है, या बिजनेस सस्टेनेबल नहीं है लॉन्ग टर्म में। हो सकता है, कुड बी पॉसिबल, मे बी वो ऐसी कोई सेक्टर को बिलोंग करती है जहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉलिसी इंटरवेंशन है गवर्नमेंट का, या बहुत ज़्यादा वहाँ पे मार्जिन डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, बिकॉज वहाँ पे मे बी पॉलिसीज को लेके बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है। तो अगर आप देखेंगे लेफ्ट साइड में ग्रोथ को माना मेंशन किया गया है, और नीचे क्वालिटी को। अगर हाई क्वालिटी और हाई ग्रोथ है तो बेसिकली दोज आर मल्टी बैगर्स। फॉर एग्जांपल लेट्स से एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी बैंक कोटक बैंक में सब जानते हैं, 20-25% कैगर पे पिछले 20 साल से पैसा ग्रो किया है, बिकॉज वहाँ पे क्वालिटी ऑफ बिजनेस भी था, क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट भी था, ग्रोथ भी था, क्योंकि हर साल हम देख रहे थे कि अर्निंग्स में 15 से 20% का अर्निंग ग्रोथ होता है। ठीक उसी तरीके से हम देखें नीचे लिखा हुआ है, जहाँ पे ग्रोथ भी लो है और आपका क्वालिटी भी लो है। तो ऐसी कंपनी जहाँ पे ग्रोथ बहुत मिनिमल है और क्वालिटी भी उतनी कोई खास नहीं है, ये सबसे वर्स्ट पोजीशन होती है किसी इन्वेस्टमेंट में, जहाँ पे आपका परमानेंट कैपिटल लॉस हो जाता है। बहुत ही कंपनी हमने पास में देखा हुआ है जो कंपनी बंद ही हो गई, या जहाँ पे कि मैनिपुलेशन था, इंटीग्रिटी बहुत लो था एंड ऑल दैट। सो जनरली ये कंपनी आपको कभी लॉन्ग टर्म में वेल्थ नहीं क्रिएट करके देती है। क्वालिटी हाई या ग्रोथ लो है, तो जैसा एग्जांपल दिया मैंने कैस्ट्रॉल का, फैंटेस्टिक कंपनी, बहुत अच्छा मैनेजमेंट है, पर ग्रोथ लो है, तो आपको यहाँ पे क्वालिटी ट्रैप में आप फंस जाते हो। और दूसरा, जहाँ पे ग्रोथ बहुत सब्सटैंशियल है, यू नो यहाँ पे, लेकिन क्वालिटी आपका उतना अच्छा नहीं है वहाँ पे, तो वो भी आपको इम्पैक्ट करता है। अभी ग्रोथ फ्रेमवर्क बेसिकली आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कोई कंपनी, हम कैसे करते हैं कि भाई हमने कोई कंपनी, आज हमारे इन्वेस्टमेंट में हमको कोई कंपनी खरीदनी है हमारे पीएमएस में या एफ में, या फॉर दैट म्यूचुअल फंड फॉर एग्जांपल, सो एक तरीका हम लोग देखते हैं वैल्यू कहाँ से ग्रोथ आती है, तो एक आती है वैल्यू से। सो फॉर एग्जांपल वैल्यू इज नथिंग बट जहाँ पे कि एक आउटडेटेड बिजनेस मॉडल से आप एक सुपीरियर बिजनेस मॉडल में मूव करते हो। सो फॉर एग्जांपल वी ऑल नो दैट आईटी, पहले हर कोई बोलता था बॉस्टन यूज्ड टू बी द कैपिटल ऑफ आईटी, but now it is moved from Boston to Bengaluru। आज से करीब 20 से 30 साल पहले हमारा ज्यादातर बैंक्स होते थे, जो बड़े बैंक्स थे वो पब्लिक सेक्टर होते थे। अभी पिछले 20 सालों हमने देखा है माइग्रेशन हुआ है पब्लिक सेक्टर टू प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर ने मार्केट शेयर छीन लिया है पब्लिक सेक्टर से, बिकॉज लोगों ने एफिशिएंट बैंकिंग की तरफ अपना रुख कर लिया। एविएशन वहां पे हुआ है, बैंक्स, टेलीकॉम, ये जहां पे हमने की वैल्यू माइग्रेशन हम लोग देख रहे हैं। अनऑर्गेनाइज टू ऑर्गेनाइज सेक्टर, यहाँ पे आज से 2016 में ज्वेलरी बिजनेस में ऑलमोस्ट सिर्फ 24 से 25% का बिजनेस होता था ऑर्गेनाइज्ड ब्रांडेड स्टोर से। आज वो जो बिजनेस है करीब 46% हो गया है, और जो अनब्रांडेड है वो एक्चुअली बंद हो गए हैं या उनका बिजनेस बहुत कम हो गया है। तो सारी चीजें हैं जो वैल्यू माइग्रेशन में काउंट करती है। दूसरा एक और कॉन्सेप्ट है नेक्स्ट ट्रिलियन डॉलर अपॉर्चुनिटी का। हमारा देश आज के डेट में $3 ट्रिलियन की हमारी ओवरऑल वैल्यूएशन है इंडिया की। जब आप इंडिया को आप ओवरऑल देखते हैं इन टर्म्स ऑफ वैल्यूएशन, सो हमको ऑलमोस्ट 60 years, 60 साल लगे हैं फॉर कंप्लीटिंग द फर्स्ट ट्रिलियन। लेकिन हर एक अगला ट्रिलियन, ये कॉन्सेप्ट बोलता है कि हर एक ट्रिलियन जल्दी आएगा, तो दूसरा ट्रिलियन 7 साल में आया, और तीसरा ट्रिलियन अगर कोविड नहीं होता तो 6 साल में आता, बट अनफॉर्चुनेटली कोविड था और हमने इस साल आफ्टर 6.5 years हमने बेसिकली क्रॉस किया है अपना थर्ड ट्रिलियन को। पर अगले 2 ट्रिलियन आने वाले 2-2 सालों में, 3-3 साल के अपार्ट। और जब ऐसा होता है तो बेसिकली क्या हो रहा है, हमारे देश में लोगों की इनकम, पर कैपिटा इनकम बढ़ रही है, और पर कैपिटा इनकम जब बढ़ती है तो लोग उसको अपना बेसिक स्पेंड और खर्चा नहीं करते हैं, लोग डिस्क्रिशनरी स्पेंड करते हैं, लोग सेविंग बढ़ाते हैं। अगर किसी की आमदनी ₹1,00,000 है और वो आमदनी अगर 3 लाख रुपए हो जाएगी,
nobody will buy more rice and sugar. They will spend on car, मोबाइल, लैपटॉप, बड़े घर में चले जाएंगे, ट्रैवल करेंगे, तो डिस्क्रिशनरी स्पेंड बढ़ जाता है, लोग सेविंग ज़्यादा शुरू कर देते, तो एक्सपोनेंशियल अपॉर्चुनिटी हो जाती है डिस्क्रिशनरी में आपका। और आप पिछले 20 साल में अगर आप देखिए कि मल्टी बैगर्स कंपनी किधर किधर निकली, तो आपको देखिएगा काफ़ी लंबी लिस्ट है, वो डिस्क्रिशनरी स्पेंड में आपको दिखेगी। अभी एक और हमारा कॉन्सेप्ट है इसमें, जो हम लोग अभी हमने AIF पे लॉन्च किया है, वो है मिड टू मेगा। हर एक 5 साल में करीबन 2% कंपनी है जो मिड कैप से लार्ज कैप को माइग्रेट करती है ना। अराउंड 8% का रेट है जहां से वो मिड कैप से लार्ज कैप को माइग्रेट करती है। अगर वो 8% का जो कंपनी माइग्रेट कर रही है हर 5 साल में फ्रॉम मिड कैप टू लार्ज कैप, अगर आपके पास एक उसमें प्रोसेस के थ्रू अगर आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, तो वहां पे भी बहुत बढ़िया वेल्थ जनरेशन होता है। तो रामदेव जी ने अपने स्टडी में भी इसको देखा था कि ऐसे कौन सी चीजें हैं जो बेसिकली एक मिड कैप कंपनी को लार्ज कैप बनाती है, और उन्होंने वेल्थ क्रिएशन स्टडी में इस पे पूरी वो अवेलेबल भी, अगर आप चाहें तो आप पढ़ भी सकते हैं हमारे वेबसाइट मोतीलाल ओसवाल wcs.com पे जाके। तो उसमें 3 चीजें हैं, इंडस्ट्री लीडरशिप, इंडस्ट्री टेलविंड और वैल्यू माइग्रेशन। ये 3 चीजें जो एक कंपनी को यूनिक बनाती है, और बहुत सारे एग्जांपल है पास में आप देखेंगे, चाहे वो टाटा कंज्यूमर है, वो गोदरेज प्रॉपर्टी हो, जुबिलेंट हो, बर्जर हो, एक्सेट्रा, जो कंपनी मिड कैप से लार्ज कैप बनी है पिछले 5 सालों में, 2016 से 2021 में। तो इसके ऊपर हमने एक प्रोडक्ट लॉन्च किया, मैं चर्चा करूंगा उसके बारे में आपको। और इसमें इंपॉर्टेंट फ्रेमवर्क होता है प्राइसिंग फ्रेमवर्क। तो ये फ्रेमवर्क ना हम लोग यूज करते हैं, बट इसको आप लोग भी यूज कर सकते हैं, और मैं अपने मीटिंग्स में इसके बारे में चर्चा करता हूँ जब भी मैं ट्रैवल करता हूँ, कि चाहे वो स्टॉक को हम खरीद रहे हो, चाहे हम पोर्टफोलियो खरीद रहे हो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि भाई क्वालिटी, हमने बात की क्वालिटी कैसी है, वो हमने देखा, ग्रोथ है कि नहीं पोर्टफोलियो में, अर्निंग्स है कि नहीं, तो स्टॉक के लिए भी अर्निंग इंपॉर्टेंट है, और आप जब अपने क्लाइंट्स के पोर्टफोलियो सेलेक्ट करते हैं वहां पर भी अर्निंग्स का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। क्यों होता है, ये स्लाइड आपको उसका आंसर देती है। तो आप देखेंगे कि 2 रेशियो हम लोग यूज करते हैं, एक है पेग रेशियो, पी टू ग्रोथ रेशियो, और दूसरा है पेबैक रेशियो। पेबैक रेशियो बेसिकली कंपनी का मार्केट का कैप इस वक्त क्या है, और आने वाले 5 साल का जो नेक्स्ट हम 5 साल का प्रॉफिट कंसीडर करते हैं। अगर प्रॉफिट बढ़ रहा है तो बेसिकली ये रेशियो जो है कम आता है, अगर ये कंपनी का मार्केट कैप बढ़ रहा है पर प्रॉफिट नहीं बढ़ रहा है, तो ये रेशियो जो है वो ज्यादा हो जाता है। सो बेसिकली ज्यादा है तो मतलब महंगा है या एक्सपेंसिव है, और कम है तो बेटर है। और जो उसमें पॉइंट लिखा है कि लेस देन 1x, अगर कंपनी का प्रॉफिट बढ़ रहा है पर मार्केट कैप नहीं बढ़ रहा है, मतलब श्योर शॉर्ट फॉर्मूला फॉर ए मल्टी बैगर कंपनी। मतलब कंपनी प्रॉफिट कमा रही है बट उसका मार्केट कैप नहीं बढ़ रहा है। बहुत बार लोग को लगता है कि अरे भाई आपने कैसी कंपनी ले ली है तो बढ़ी नहीं रही है, बट कहीं ना कहीं आप देखिए कि वो कंपनी का प्रॉफिट बढ़ रहा है, तो वो कंपनी देर न सवेर आपको फिर पैसा बना के देके ही जाती है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बोलता हूँ, अगर आप देखेंगे पिछले कुछ समय में, तो जैसे बैंक्स में आप देखिए ICICI बैंक और एक्सिस बैंक, उनके प्रॉफिट 5 साल से ज्यादा क्यों हो गए थे, पर स्टॉक प्राइसेस, फॉर एग्जांपल एक्सिस बैंक का वहीं पे स्टॉक था 600-700, तो 5 साल पहले स्टॉक प्राइस था। तो सडनली पिछले 6 महीनों में एक्सिस बैंक बात हो रही है कि भाई बहुत अच्छा करेगा या वैल्यूएशन सस्ता है, तो बिकॉज मार्केट कैप वहीं पे है बट कंपनी प्रॉफिट ज्यादा कमा रही है, तो वो बेसिकली आने वाले समय के लिए कम वो स्टॉक या कंपनी बेहतर परफॉर्म करती है। दूसरा है पेग रेशियो, और ये पेग रेशियो बहुत, आई थिंक बहुत सारी एमसीज अपने फ्लैगशिप में भी डालती है। इसमें पेग का मतलब क्या है, बेसिकली कंपनी का आज पोर्टफोलियो, या तो कंपनी या पोर्टफोलियो का पीई क्या है, प्राइस टू अर्निंग क्या है, उसको डिवाइड करते हैं आने वाले ग्रोथ से, जो ग्रोथ कंपनी का प्रॉफिट आने वाले उसे डिवाइड करते हैं। अगर अगेन ये रेशियो अगर 1 से नीचे है या 1 के आसपास है, ये बेटर है, बहुत बढ़िया है, और अगर 3, 4, 5 पे है तो बेसिकली ये प्रॉब्लम हो जाता है। तो ये हिस्टोरिकली डेटा है जो आपको दिखा रहे हैं, ये रामदेव जी ने अपने स्टडी में पूरा मार्केट को स्टडी किया था 20 साल का, तब उन्होंने शेयर किया था। अगर किसी कंपनी का पेग रेशियो 1 के नीचे है, तो जैसे अगर आप देखेंगे यहाँ पे लेस देन 1 या 1 है,
तो अगले 3 साल में बेसिकली 19% अल्फा जनरेट करता है। अगर ये मान लीजिए पी जो है अगेन 10 से कम है तो अगेन यहाँ पे अल्फा बेटर होता है, और पी रिलेटिव टू मार्केट है अगर, तो आपका रिटर्न थोड़ा सा कम होता है। अब पर यही अगर पैग आपका 3 से ज्यादा है तो आपके रिटर्न्स अगले 3 साल में नेगेटिव हो जाते हैं। सेम पे बैक के लिए अगर पे बैक ज्यादा है, मतलब कंपनी का मार्केट कैप बढ़ रहा है और कंपनी का अगर आप देखेंगे कि उसके प्रॉफिट नहीं बढ़ रहे हैं, तो अगेन वो भी आपका लॉन्ग टर्म में पैसा नहीं बनता है। एंड सेम इज ट्रू फॉर पी ऑल्सो। और पी आपका बहुत ज्यादा महंगा है, स्पेशली वो सेक्टर सेक्टर थोड़ा चेंज होता है, बट अगर बहुत ज्यादा महंगा पी है तो वो आपको नुकसान देता है। तो बेसिकली फ्रेमवर्क्स है हम लोग यूज करते हैं अपने इन्वेस्टमेंट में। मैंने पहले इस बारे में चर्चा इसलिए की कि आपको समझ में आए कि मतलब हम कोई पोर्टफोलियो जब बनाते हैं, जब पोर्टफोलियो में स्टॉक सेलेक्ट करते हैं, तो हम बेसिकली क्या फ्रेमवर्क पे ध्यान देते हैं। Coming to PMS as a as a category of investment, I think doing very well. Already ये discretionary PMS का चार्ट है आपके सामने EM ग्रोथ का, और ऑलरेडी हम लोग 3 लाख करोड़ को क्रॉस कर चुके हैं। सो कहीं ना कहीं बहुत ऑफ लेट फॉर द लास्ट 7-8 ईयर्स हमने बहुत तेज ग्रोथ देखा है PMS के एसेट्स में। अभी PMS में यूनिक क्या होता है मैं बहुत ही ब्रीफली कवर करूंगा। तो यूनिक वाई PMS, बिकॉज एक तो है कि भाई ये एक डिफ्रेंसिएशन है। हर इन्वेस्टर्स को अपने पोर्टफोलियो में एक तरह के प्रोडक्ट्स नहीं चाहिए होते हैं, उस कुछ डिफ्रेंसिएशन चाहिए होता है, डाइवर्सिफिकेशन चाहिए होता है, PMS उसको पूरा करता है। दूसरा इंडिपेंडेंट पोर्टफोलियोज है। किसी फॉर एग्जांपल दूसरे इन्वेस्टमेंट्स में, म्यूचुअल फंड एक्सेट्रा में, अगर एक फंड में बहुत रिडेम्पशन आ जाता है तो फंड में जो कुछ स्टॉक बेचने पड़ते हैं, इम्पैक्ट हो जाता है पोर्टफोलियो। PMS में इंडिपेंडेंट पोर्टफोलियोज होते हैं, डीमेट अकाउंट खुलता है तो वहाँ पे इम्पैक्ट नहीं करता है। ट्रांजेक्शन और जो होल्डिंग्स है बहुत ट्रांसपेरेंट होती है, आप और आपके क्लाइंट्स देख सकते हैं। ट्रू एवरेजिंग होता है, कोई भी इन्वेस्टर अपने अकाउंट में टॉपअप करता है तो जितने भी स्टॉक्स है उस पोर्टफोलियो में सारे स्टॉक्स खरीदे जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल पोर्टफोलियो में 10 स्टॉक है तो सारे पोर्टफोलियो में 10 स्टॉक्स, जितना भी इन्वेस्टर पैसा डालता है जो प्रपोर्शन उस स्टॉक का है पोर्टफोलियो में खरीदे जाते हैं। रेगुलेटरी फ्रेमवर्क्स जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं म्यूचुअल फंड्स के लिए। PMS में वैसा स्ट्रिक्टनेस नहीं है, विच मीन्स अगर किसी फंड मैनेजर को 12-15% भी स्टॉक में लेना है इन्वेस्ट कर सकता है, एक सेक्टर में 15-25% से ज़्यादा लेना है वो भी ले सकता है। तो वो फ्लेक्सिबिलिटी आपको PMS पोर्टफोलियो में मिलती है। एक्सपेंसेस आपके सिमिलर होते हैं म्यूचुअल फंड से, और कॉस्ट स्ट्रक्चर जो है वो बेसिकली भी सेम होता है। सो मोतीलाल ओसवाल अगर AMC आप देखेंगे तो हम लोग नाउ क्लोज टू 18,000 करोड़ का हमारा AUM है। हम लोग 2003 में लॉन्च हुए थे। वी वर द फर्स्ट AMC इन इंडिया टू लॉन्च अ PMS। पहला PMS मोतीलाल ओसवाल ने लॉन्च किया था। हमारे काफ़ी PMS स्ट्रेटजी है, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप एक्सेट्रा, एंड हम लोग इन्वेस्टमेंट, स्टॉक ट्रांसफर एक्सेट्रा सभी लेते हैं। अभी अभी जैसे मैंने आपको स्ट्रेटजी की बात की तो लेट मी एक्सप्लेन इट थ्रू सम 1 or 2 एग्जांपल्स। तो फॉर एग्जांपल ये जो PMS है हमारा, वैल्यू PMS इज अ लार्ज कैप PMS, 65-35 काइंड ऑफ एलोकेशन है इसमें। अभी आप यहाँ देखिए, जो मैं आप चर्चा कर रहा था अपनी इन्वेस्टमेंट फ्रेमवर्क की चर्चा आपसे, तो आप देखिए यहाँ पे क्वालिटी ऑफ द पोर्टफोलियो जैसे ROE के थ्रू दिखाया गया 17%, मतलब हाई ऑन द क्वालिटी साइड। और आप देखेंगे इन टर्म्स ऑफ पोर्टफोलियो अगेन ग्रोथ, अर्निंग्स, तो हमारा दूसरा फ्रेमवर्क में बात कर रहे थे कि भाई अगर कंपनी का अर्निंग्स बढ़ता है, अगर लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट बढ़ती है तो जनरली वो कंपनीज अच्छा करती है। तो आप देखिए पोर्टफोलियो का अर्निंग जो है वो 37% है अगले 2 साल का, 37% प्रॉफिट ग्रोथ CAGR है बेसिकली। सो प्रॉफिट ग्रोथ बहुत अच्छा है। लॉन्जिविटी के लिए वी आर प्लेइंग द थीम्स वैल्यू माइग्रेशन, रिफॉर्म्स, कंज्यूमर बिहेवियर चेंजेस। सो दैट इज द ओवरऑल इन्वेस्टमेंट थीम ऑफ द पोर्टफोलियो, जो मैंने आपसे चर्चा की कि भाई बहुत सारे आप फ्रेमवर्क खेल सकते हो विद इन दी ग्रोथ ऑल्सो, पर तो यहाँ पे हम लोग वैल्यू माइग्रेशन, रिफॉर्म्स और इकोनॉमिक रिकवरी खेल रहे हैं। और प्राइस, अभी हमने चर्चा की पेग रेशियो अगर 1 या उसके आसपास रहता है, सो 19% अल्फा अगले 3 साल में आता है ऑन एन एवरेज, जो पास स्टडी शो करती है। और इस पोर्टफोलियो आज आप देखेंगे बिकॉज क्वालिटी अच्छा है, पोर्टफोलियो का ग्रोथ अच्छा है, तो आप देख रहे हैं पेग जो है दिस इज 1.1x टाइम, सो मींस इट्स अ वेरी वेरी हाईली अट्रैक्टिव पोर्टफोलियो। तो हमारी टेनेट क्या है इसमें, तो इस पोर्टफोलियो में बेसिकली है इट्स क्वाइट अ ओल्ड पोर्टफोलियो। मैंने बताया पूरे इंडिया का ओल्डेस्ट PMS है ये। 19% का CAGR है इसका सिंस इंसेप्शन पोर्टफोलियो का, और
प्राइमरीली जो हमारा इन्वेस्टमेंट स्टाइल है बॉटम अप स्टॉक पिकिंग का हमारा पोर्टफोलियो स्टाइल है। अगर आपको बहुत नशनल में पोर्टफोलियो भी समझना है तो आप देखेंगे कि पोर्टफोलियो वेरी हाई ऑन दी फाइनेंशियल, बिकॉज वैल्यूएशंस आर वेरी वेरी अट्रैक्टिव 39%। अभी ये पीएमएस में करना बहुत आसान है बिकॉज यहाँ पे कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं होता है म्यूचुअल फंड की तरह इन टर्म्स ऑफ होल्डिंग अ स्टॉक और सेक्टर। तो हाई ऑन फाइनेंशियल, हाई ऑन डिस्क्रिशन, हाई ऑन मैन्युफैक्चरिंग कैपेक्स, हाई ऑन इंश्योरेंस एंड हाई ऑन आईटी। तो काफी एंड ऑटो ऑफ कोर्स 8%। तो बहुत ज्यादा फोकस टुवर्ड द इकोनॉमिक रिकवरी है ये पोर्टफोलियो। एंड ये पूरे टॉप 10 स्टॉक्स है हमारा, ये पैग रेशियो जो है 1 आ रहा है, तो ये स्टॉक लेवल पे टॉप 10 स्टॉक्स का आपका वैल्यूएशन दिया हुआ, ईयर ऑन ईयर प्राइस टू अर्निंग में मेंशन किया हुआ, आरओई दिया हुआ है। सो आपको समझ में आता है कि अगर आप किसी इन्वेस्टर को ये पोर्टफोलियो सजेस्ट कर रहे हैं तो बेसिकली what price are you giving the portfolio to your client, which is very very important because जनरली देखा गया है कि ज्यादातर लोग पास परफॉर्मेंस देख के इन्वेस्टमेंट का सजेशन देते हैं। However, आई एम श्योर लॉट ऑफ स्टडीज हैव बीन देयर, पेपर में भी आता रहता है, लाइट अप आई एम सीइंग लॉट ऑफ ट्वीट्स आल्सो ऑन दिस दैट पास परफॉर्मेंस और कोई फंड आप जनरली खरीदते हैं तो अगले 3 साल में परफॉर्मेंस जनरली बॉटम पे आ जाता है या थर्ड क्वार्टाइल आ जाता है ऐसा। एंड व्हेन यू बाय अ कंपनी लुकिंग एट द पोर्टफोलियो वैल्यूएशंस एंड द क्वालिटी ऑफ द पोर्टफोलियो, जनरली आपका जीतने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है बिकॉज पास परफॉर्मेंस जो है अगर चला गया है तो वो मे बी नेक्स्ट फ्यू ईयर्स में रिपीट नहीं हो, पोर्टफोलियो महंगे हो जाते हैं। ये पोर्टफोलियो लाइक आई सेड 19 साल पुराना है और अभी तक इसने 32x रिटर्न दिया है वर्सेस द इंडेक्स ऑफ 22x, तो 32 गुना रिटर्न इसे जनरेट किया है पिछले 19 सालों में। तो एक ऑलरेडी मिथ है कि भाई पीएमएस में पैसा नहीं बनता है, बट अगर कोई लॉन्ग टर्म रखे तो ऑफ कोर्स रिटर्न आर क्वाइट अट्रैक्टिव। दूसरा प्रोडक्ट जो है वो है हमारा नेक्स्ट $10 अपॉर्चुनिटी। अगेन ये बेस्ड है हमारी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी फ्रेमवर्क के ऊपर, दैट इज हर एक ट्रिलियन जो है कम समय में हिंदुस्तान अचीव कर रहा है और उसके थ्रू जो एक्सपोनेंशियल अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो रही सर्टेन सेक्टर्स में उसको अचीव करने के लिए। अभी ये प्रोडक्ट में अगर आप देखिएगा अगेन इस प्रोडक्ट को 15 साल हुए हैं, 8 गुना रिटर्न दिया इसने वर्सेस दी 4.8 टाइम्स ऑन निफ्टी, ऑलमोस्ट 4% का अल्फा है पोर्टफोलियो में। और ये पोर्टफोलियो ने अगर आप इसको 5 ईयर रोलिंग रिटर्न्स में भी देखते हैं आप इसको, तो करीब 70% समय इसने 15% से ज्यादा रिटर्न दिया है वर्सेस दी निफ्टी 500 विच हैव ओनली डिलीवर्ड 32% ऑफ टाइम। सो वेरी वेरी कंसिस्टेंट पोर्टफोलियो इन द लॉन्ग टर्म दिस पोर्टफोलियो। इस पोर्टफोलियो में पोजिशनिंग बहुत ही यूनिक की हुई है, 50% लार्ज कैप और 50% मिड एंड स्मॉल। जनरली दैट इज व्हाट द फंड मैनेजर एम्स टू अचीव। अगेन ये पोर्टफोलियो में आप सेक्टर आप देखेंगे तो इट इज मोर टुवर्ड्स द इकोनॉमिक रिकवरी, तो कंजम्पशन डिस्क्रिशनरी है बेसिकली वो, लेंडर्स, आईटी, ऑटो, इंडस्ट्रियल, अगेन द एलोकेशन इज टुवर्ड्स दी दोज कंपनीज। एक बहुत यूनिक चीज है इस पोर्टफोलियो की कि ये हिंदुस्तान का वन ऑफ द लोएस्ट चर्न पोर्टफोलियो है। तो बहुत बार एक अगेन मन में डाउट होता है, इट्स अ मिथ होता है कि भाई बहुत ज्यादा चर्निंग होता है पीएमएस पोर्टफोलियो में, तो इस पोर्टफोलियो का चर्निंग इज लेस देन 15%, which is even very lower than let's say a mutual funds portfolio which is much higher. So ये पोर्टफोलियो का चर्निंग बहुत लो है। कुछ स्टॉक जो पोर्टफोलियो में है वो पेज इंडस्ट्री 2010 से पोर्टफोलियो में है, आइशर पोर्टफोलियो में करीब 8-9-10 साल से है। तो काफी जो स्टॉक्स पोर्टफोलियो आप देख रहे हैं दे आर इन द पोर्टफोलियो फॉर अ वेरी वेरी लॉन्ग पीरियड। सो अगेन लाइक आई सेड एलोकेशन टुवर्ड्स द इकोनॉमिक रिकवरी। और हम ऐसा क्यों कर रहे हैं बिकॉज अगर आप देखेंगे अगले 2 साल में निफ्टी के प्रॉफिट्स कहाँ से आने वाले हैं, तो आपको दिखेगा कि जो ऑटोमोबाइल, बैंकिंग, टेक्नोलॉजी, फाइनेंस, कैपिटल गुड्स, ये जो सेक्टर्स है ऑलमोस्ट 80% ऑन निफ्टी का अर्निंग्स, मतलब निफ्टी के जो प्रॉफिट्स आने वाले हैं वो ऑलमोस्ट ये 6-7 सेक्टर से आने वाले हैं। और पिछले 2-3 साल में जो रिटर्न्स या प्रॉफिट्स मेटल कंपनी, ऑयल एंड गैस कंपनी ने किए थे वो शायद आपको आने वाले 2 साल में नहीं मिले। कल टाटा स्टील का रिजल्ट आया था एंड आई एम श्योर अगर आप में से किसी ने उसको पढ़ा होगा तो उसमें भी आप देखेंगे
उनका काफ़ी इम्पैक्ट पड़ रहा है इनको उनके प्रॉफिटेबिलिटी में। सो एक्सपेक्टेड है, ये कंसेंसस नंबर है, एक्सपेक्टेड है कि जो ऑटोमोबाइल, बैंकिंग, ये जो सेक्टर जिन्होंने पास्ट में उतना अच्छा नहीं किया है 3 से 5 सालों में, वो अब बढ़िया करेगी बिकॉज कंपनी अच्छी है, प्रॉफिट्स कमा रही है और उस सेक्टर्स का वैल्यूएशन काफ़ी रीजनेबल हो गया है। अभी आईटी, काफ़ी लोग सवाल करते हैं आईटी के बारे में, तो बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी स्ट्रेटजी में। आपको साइकिल्स बहुत शॉर्ट हो गए हैं और एज अ फंड मैनेजमेंट आपको भी उस हिसाब से चेंज करना पड़ता है। हमको लगता है कि भाई अभी आईटी जो है काफ़ी बढ़िया किया था इन कंपनीज ने उन 2020-21 में। इन 2022 में हमने देखा है ऑलमोस्ट अच्छी से अच्छी कंपनी में भी 40 से 50-60% तक की करेक्शन हुआ है। And we believe that maybe in the next few months a correction will be, lot of this correction will be over और काफ़ी कुछ अच्छी कंपनी आपको इस वैल्यूएशन में आपको अच्छे दाम में मिलने वाली है। बैंकिंग सेक्टर्स बहुत अट्रैक्टिव है, वैल्यूएशंस 10 साल की सबसे हाईएस्ट क्रेडिट ग्रोथ पे है। अगर आप देखेंगे लीवरेज देखेंगे तो काफ़ी कम हो गया है कॉर्पोरेट्स का, इसलिए बैंक के एनपीएस भी काफ़ी कम हो गए हैं। बैंक का हेल्थ इस समय बेस्ट हेल्थ है पिछले ऑलमोस्ट अ डेकेड आई वुड से। सो बैंकिंग लुक्स सुपर, इसलिए हमारे पोर्टफोलियो में हमने वो चेंज किया, देखा हुआ है। अब अगर अगेन वैल्यूएशन वाइज अगर मैं पोर्टफोलियो बोलता हूँ तो आपको पोर्टफोलियो आज मिल रहा है 21% प्रॉफिट ग्रोथ है पोर्टफोलियो का। और चूंकि प्रॉफिट ग्रोथ अच्छा है और पी कम है, तो बेसिकली इस पोर्टफोलियो का 30 डिवाइडेड बाय 21 1.4, तो ये आपका पेग रेशियो आता है 1.4 का। और जैसा बोला जाता है कि स्टॉक प्राइसेस आर स्लेव्स ऑफ अर्निंग, कि स्टॉक प्राइसेस अर्निंग्स की स्लेव होती है। तो अगर 21% अर्निंग यहाँ पे दिख रहा है तो आइडियली पोर्टफोलियो इज इन वेरी गुड I will say health. Coming to the next part, which is the AIFs. AIFs अभी भी बहुत कम लोग बेचते हैं। IFAs में तो लिमिटेड ही है जो इस प्रोडक्ट को जिन्होंने अडॉप्ट किया है और अपने क्लाइंट्स को रिकमेंड करते हैं। However, banks have been selling this for a very very long time. और मुझे लगता है कि एज अ प्रोडक्ट ऑफरिंग AIF हर पार्टनर के पोर्टफोलियो में होना चाहिए, because clients are also looking for a differentiated portfolio. हर प्रोडक्ट की एक खासियत होती है। फॉर एग्जांपल म्यूचुअल फंड्स हर एक रिटेल इन्वेस्टर्स ले सकता है, कोई भी ले सकता है। 500 रुपए से आप करोड़ रुपए लगा सकते हैं। AIF में मिनिमम 50 लाख का एक सीलिंग है। सो वहाँ पे कस्टमाइजेशन हुआ है पोर्टफोलियो का, हर कोई इन्वेस्ट नहीं कर सकता है। थोड़ा इवॉल्व कस्टमर, थोड़ा समझदार इन्वेस्टर, थोड़ा जिसके पास थोड़ी फंड ज्यादा है वो कर सकता है। ठीक उस तरह से AIF उन कस्टमर्स के लिए जो इवन मोर इवॉल्व एंड हु आर लुकिंग फॉर डिफरेंशिएटेड स्ट्रेटेजी, सो उसके लिए AIF स्ट्रेटेजी बनाई गई है। और आप देखेंगे एज अ कैटेगरी बहुत तेजी से बढ़ रही है। अगर आप कैटेगरी 3 AIF देखते हैं जो ज़्यादातर फंड्स आते हैं, वो पिछले 7-8 सालों में ऑलमोस्ट 100% से ज़्यादा का CAGR ग्रोथ है। अभी आप देखेंगे तो प्राइमरली AIF 3 तरीके के होते हैं, एक कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3। कैटेगरी 1 बेसिकली होते हैं इंफ्रा फंड, वेंचर फंड, तो बहुत ही वो लिमिटेड होते हैं और आम इन्वेस्टर्स जनरली उसमें इन्वेस्ट नहीं करते हैं। जो कैटेगरी 2 होते हैं वो इन्वेस्टमेंट होता है रियल स्टेट में या कंप्लीटली अनलिस्टेड पोर्टफोलियो में, या फिर डेट क्रेडिट पोर्टफोलियो, उसको कैटेगरी 2 AIF बोलते हैं। और अगर आपका पोर्टफोलियो में आप लिस्टेड इक्विटी स्टॉक्स पोर्टफोलियो लेके आप बनाते हो तो वो कैटेगरी 3 के अंदर का आता है। तो जनरली ज्यादातर फंड्स हम जो मार्केट में देख रहे हो कैटेगरी 3 के हम देख रहे हैं। अभी AIFs आर, आई कवर द बेसिक्स ऑफ द AIFs। सो AIFs आर बेसिकली रेगुलेटेड बाय सेबी ओनली। 1 करोड़ का मिनिमम अमाउंट होता है। इसका व्हीकल इन्वेस्टमेंट जो होता है सिमिलर लाइक म्यूचुअल फंड। सो एक पूल अकाउंट खुलता है, इन्वेस्टर्स को यूनिट एलोकेटेड होते हैं, NAV आती है महीने इसकी हर महीने, और NAV जैसे बढ़ती है उस हिसाब से उसका वैल्यूएशन ऊपर नीचे होता है। ये एक प्राइवेट ऑफरिंग है, तो आपको AIF की जानकारी किसी फैक्ट शीट में या आपको जनरल किसी भी पब्लिक फोरम में नहीं मिलती है। ये बहुत ही नीश प्रोडक्ट है, तो इसकी प्राइवेट ऑफरिंग होती है। सेलेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर जिन्होंने AMC के साथ इम्पेलमेंट किया हुआ है, AIF के लिए सेलेक्ट किया हुआ है, वही लोग जनरली इसको बेच सकते हैं। हर कोई व्यक्ति इसको बेच नहीं सकता है। तो लाइक आई सेड 3 तरह के प्रोडक्ट है AIF में, कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3, और कैटेगरी 3 इज द मोस्ट पॉपुलर और इसकी बात मैं आपसे आज यहाँ कर रहा हूँ। सो 1 करोड़ का मिनिमम इन्वेस्टमेंट है।
काफी लोगों को पता नहीं, बट AIF कैन बी क्लोज एंडेड एंड ओपन एंडेड बोथ। सो अभी पिछले 4 सालों में हमने म्यूचुअल फंड में कोई भी क्लोज एंडेड प्रोडक्ट नहीं देखा है। तो अगर एज अ लेट्स से इन्वेस्टर और इन्वेस्टमेंट मैनेजर आपको एक 4 साल 5 साल का आपको एक टैक्टिकल प्रोडक्ट बनाना है, लेट्स से समबडी वांट्स टू प्ले फॉर द 4 ट्रिलियन, 3 से 4 ट्रिलियन जो होने वाला है हिंदुस्तान, उसके लिए कोई पोर्टफोलियो बनाना है, तो आप क्लोज एंडेड प्रोडक्ट अभी म्यूचुअल फंड में नहीं मिलते, तो आप AIF में लेकिन आप बना सकते हो, तो वो अपॉर्चुनिटी यहाँ पे मिलती है। 1 करोड़ अमाउंट एक साथ नहीं लिया जाता है, ये टुकड़ों में ले सकते हैं। एक ड्रॉ डाउन ऑप्शन होता है जहाँ पे ये फंड मैनेजर बताता है कि भाई अभी उसको पैसा 12 महीने जनरली 1 साल के अंदर पैसा लिया जाता है, जहाँ पे फंड मैनेजर बताता है और ड्रॉ डाउन देता है इन्वेस्टर्स को विद इन 2 वीक्स या 3 वीक्स, फिर फंड मैनेजर को पैसा देना पड़ता है। तो कभी मार्केट में करेक्शन है या स्टॉक जो खरीदना चाहते हैं उसमें करेक्शन है, तो वो फंड मैनेजर वहाँ पे ड्रॉ डाउन करता है। थर्ड ऑप्शन जो हम लोग अपने ये मोतीलाल ओसवाल AIF में देते हैं इन्वेस्टर्स को, SIP का ऑप्शन, जस्ट लाइक आप म्यूचुअल फंड में SIP करते हो, यहाँ पे इन्वेस्टर कैन डू अ 10 इंस्टॉलमेंट SIP और 10% ईच इन दिस पोर्टफोलियो। अब यूनिकनेस कैसे है, जो AIF जो है वो अगर क्लोज एंडेड है पर लेकिन उस समय से पहले बंद हो सकते हैं। मुझे उम्मीद है और मुझे लगता है कि आप सब ने पास में कभी ना कभी ये म्यूचुअल फंड में क्लोज एंडेड फंड बेचे होंगे। तो उसमें क्या होता है कि भाई जिस दिन 5 साल पूरे होते हैं उस दिन फंड जो है क्लोज हो जाता है और पैसे क्लाइंट को वापस चले जाते हैं। AIF में अगर मान के चलिए पैसे बन गए हैं और इन्वेस्टमेंट मैनेजर चाहे तो उसको 1 साल पहले, 6 महीने पहले, 1.5 साल पहले कभी भी उसको बंद कर सकता है। एक और ऑप्शन है यहाँ पे, मान लीजिए 100 रुपए इन्वेस्टेड है और AIF में मैच्योरिटी के पहले 2-3 स्टॉक से निकलना है और वो पोर्टफोलियो का 20% और 30% भाग है, तो पार्शियल पैसा भी क्लाइंट को वापस दिया जाता है इन AIF। तो यहाँ पे जरूरी नहीं है कि आपका पूरा पैसा लास्ट डे तक इन्वेस्टमेंट रखा जाए, बिकॉज अगर पूरा पैसा लास्ट डे तक इन्वेस्टमेंट रखते हैं तो उसके रिस्क अलग हो जाते हैं। तो लास्ट में 5-6% ना बने चलता है, बट AIF में ऑप्शन है कि वो पहला पैसा जो है क्लाइंट को पहले दिया जा सकता है। ऑल्सो AIF जो है वो एक्सटेंड हो सकते हैं, कोविड जैसा कोई ब्लैक स्वान इवेंट होता है तो ऑप्शन होता है AIF के पास कि वो अपने प्रोडक्ट को 1 से 2 साल तक वो बढ़ा सकता है। टैक्सेशन सिमिलर है लाइक एनी अदर फंड, हाउएवर यहाँ पे टैक्स जो है वो फंड पे करता है, ना कि इन्वेस्टर डायरेक्टली पे करता है। तो जितना भी टैक्स बनता है फंड के अंदर वो फंड कैलकुलेट करता है लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म। रेट वही है 10% लॉन्ग टर्म और 15% शॉर्ट टर्म का, और कैलकुलेट करने के बाद फंड वो डिडक्ट कर देता है NAV से, और क्लाइंट को जब पैसा मिलता है तो बेसिकली उनके हाथ पे एक टैक्स पेड अमाउंट आता है, विच इज यूनिक, बिकॉज ऐसा ना म्यूचुअल फंड में होता है ना ऐसा PMS में होता है। तो क्लाइंट जब टैक्स भरता है तो क्लाइंट को टेंशन नहीं रहता है, क्लाइंट्स को सिर्फ अपने टैक्स एग्जेम्पशन क्लॉज में मेंशन करना पड़ता है कि भाई ये उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया था, उनको पैसा मिल गया, कोई भी एडिशनल टैक्सेस नॉट टू बी पेड बाय द क्लाइंट। सो अगेन दिस इज यूनिक अबाउट द AIFs। तो वाई AIFs मुझे लगता है यूनिक ऑफरिंग है, मतलब आप अगर नहीं बेचेंगे तो कोई और बेचेगा आपके क्लाइंट को अगर इन्वेस्टमेंट करना है, उसका पोर्टफोलियो 10 करोड़ 20 करोड़ का है, या क्लाइंट को कोई यूनिक प्रोडक्ट चाहिए तो वो तो बैंक या कहीं ना कहीं जाके ले लेगा। सो आई थिंक इट्स अ यूनिक प्रोडक्ट और आपके बास्केट में होना चाहिए हमेशा, बिकॉज काफ़ी कम लोग बेचते हैं इसको, बहुत लिमिटेड है, तो बहुत लिमिटेड कंपटीशन होता है इस प्रोडक्ट का। तो वो भी एक कहीं ना कहीं से इक्विटी, आप अगर इक्विटी एक्सपर्ट है तो आपके पास ऑफरिंग होनी चाहिए। एंड ऑफ कोर्स AIFs में अभी भी फंडिंग अलाउड है, तो somebody wants to look at that, या फिर ट्रेल इनकम दोनों पॉसिबल है। और सेटअप फी भी PMS में बंद हो चुका है, बट AIFs में अभी भी सेटअप फी अलाउड है। सो एक यूनिक ऑफरिंग हम बताते हैं एग्जांपल AIF का, जैसे हमने फंड लॉन्च किया अभी विजन 2030। अभी यह फंड कैसे चलता है कि हमको लगता है कि अगले 6 से 7 सालों में इंडिया बहुत बढ़िया करने वाला है, क्योंकि हमने अभी चर्चा भी की कि इंडिया का जो हमारा देश का जो GDP है वो ग्रो होके तकरीबन 6 ट्रिलियन का होने वाला है इस डेकेड के अंत तक, 2030 एंड। Now to take advantage of that, how should you invest? You need to invest in a way that you are able to get the best out of it. So what we have decided to do is that we believe that India will be one of the most, third largest economy in the world. और जब ऐसा हुआ है जैसा हुआ है पास्ट में, what we have seen is that both China and US, जहाँ पे ये जो कंट्रीज है वो अपना 5 ट्रिलियन का मार्क 6 ट्रिलियन का मार्क क्रॉस कर चुकी है,
तो जब इनकी इकोनॉमी 2.5 से 6 ट्रिलियन में पहुंची, यूएसए ने 12 साल लिए, जब उसका इकोनॉमी 2.5 ट्रिलियन से 6 ट्रिलियन में पहुंचा, उस बीच में यूएस ने S&P 500 जो मेन इंडेक्स है उसने 17% CAGR का रिटर्न दिया। चाइना हर चीज फास्ट करता है, तो उसने इस बीच में ऑलमोस्ट 5 साल को दूरी तय की और उसने 31% CAGR का रिटर्न दिया है। सो इंडिया इस दूरी को तकरीबन 10 साल में पूरा करने वाला है, तो इंडिया का रिटर्न भी कहीं ना कहीं बीच में ही आना चाहिए। आज सुबह भी मैं न्यूज़पेपर पढ़ रहा था ना, IMF के हेड ने बोला है कि भाई टुडे इंडिया इज लाइक अ पूरे मेस में इंडिया इज लाइक दी मोस्ट ब्राइट स्पॉट अक्रॉस द वर्ल्ड, बिकॉज हमारे फंडामेंटल्स, बाकी देश के फंडामेंटल्स खराब हो गए या खराब हो रहे, हमारे फंडामेंटल्स सुधर रहे, हमारी कंपनी का जो अर्निंग्स है बेटर हो रहा है, प्रॉफिटेबिलिटी बेटर हो रही है, डी लेवरेजिंग कम हो रहा है, NPAs कम हो रहा है, तो विच इज वेरी वेरी पॉजिटिव फॉर द कंट्री। तो हमने क्या किया, इसका एडवांटेज कैसे उठाना है, तो हमने पहला वैल्यू माइग्रेशन जो मैंने आपसे चर्चा की, तो टू टेक वैल्यू माइग्रेशन स्ट्रेटेजी, यहाँ पे हम वी कैन प्ले ऑन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, वी कैन प्ले ऑन दी डेटा टू वॉइस ट्रांसमिशन इनटू द टेलीकॉम, वी कैन प्ले ऑन द वैल्यू माइग्रेशन विच इज हैपनिंग ज्वेलरी सेगमेंट में जो हो रहा है उसमें हम लोग कर सकते हैं। हम लोग PSU टू प्राइवेट बैंकिंग तो हो ही रहा है, PSU प्राइवेट इंश्योरेंस में भी हम देख रहे हैं दैट प्ले थिंग इज प्लेइंग ऑन। तो सारी जो स्ट्रेटजीज है हम लोग वैल्यू माइग्रेशन जो इसका एक भाग रहेगा उसमें प्ले करेंगे। दूसरा $1 ट्रिलियन अपॉर्चुनिटी, हमने चर्चा की उस बारे में, तो ये भी हमारा फ्रेमवर्क है। तो इसमें हम लोग ज्यादातर हमारा फोकस रहेगा कि $1 ट्रिलियन बनने से कौन से सेक्टर्स है, लाइक ऑटो सेक्टर, हाउसिंग सेक्टर, डिस्क्रिशनरी सेक्टर, ट्रेवल सेक्टर, ये सारे सेक्टर्स में अपॉर्चुनिटी, बैंकिंग सेक्टर अपॉर्चुनिटी क्या बनती है, तो वो एक दूसरा पार्ट इसमें इन्वेस्ट होगा। और जितने भी मैंने आपको नाम लिए बेसिकली ये वो सेक्टर्स है जिसने पिछले 3 से 5 साल में बहुत ज्यादा रिटर्न नहीं दिया है और आज की डेट पे वो वैल्यूएशंस बहुत अट्रैक्टिव है। और थर्ड हम लोग प्ले करेंगे डिस्ट्रप्शंस में। डिस्ट्रप्शन में हम कैसे प्ले करेंगे, बहुत सारे आप देखिए, जैसे कि हम लोग देख रहे हैं न्यू एज कंपनीज आ रही है, ई-कॉमर्स कंपनीज आ रही है, पेमेंट गेटवेज आ रहे हैं, ई-कॉमर्स कंपनीज आ रही है, तो लॉट ऑफ न्यू कंपनीज आर कमिंग इन एंड विच इज गिविंग ऑप्शन टू प्ले द डिस्ट्रप्शन। और हमको लगता है अगले 5 से 6 सालों में डिस्ट्रप्शंस बहुत ज्यादा रोल प्ले करेगी और कहीं ना कहीं हमको कुछ यूनिक अपॉर्चुनिटीज वहां पे मिलेगी। साथ ही साथ हम इस पोर्टफोलियो बहुत यूनिक बनाने वाले, तो हमने क्या किया, इस पोर्टफोलियो में अनलिस्टेड में इन्वेस्ट करेंगे, अनलिस्टेड इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करेंगे। व्हाट इज अनलिस्टेड इक्विटी, इज दैट अ स्टॉक विच इज नॉट लिस्टेड, एज सिंपल एज दैट। सो 70% ऑफ द पोर्टफोलियो हम लोग इन्वेस्ट करेंगे बेसिकली वैल्यू माइग्रेशन, $1 ट्रिलियन डिस्ट्रप्शन एज अ वेरियस थीम्स विद इन दिस पोर्टफोलियो, विच वी बिलीव, हमको लगता है कि आने वाले 8 सालों में विच विल डू वेरी वेरी वेल, बिकॉज हम लोग एक डेकेड को कंपनसेट करना है व्हेन वी हैव नॉट डन वेल। सो लुकिंग टू बी अ वेरी वेरी सुपर्ब 8 years ahead, 10 years ahead फॉर इंडिया। तो और जो बाकी जो ये हम लोग पूरे प्राइवेट इक्विटी और रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करेंगे, तो पिछले 1 साल में जितना भी ये बबल था वैल्यूएशंस का, जहाँ पे वैल्यूएशंस वर क्रेजी, लास्ट 8-9 महीने में वैल्यूएशन ऑलमोस्ट 40-50% नीचे आ गए। हम अपना यहाँ पे हम अपने ग्रुप कंपनी है मोतीलाल ओसवाल प्राइवेट इक्विटी, जो पिछले 15 साल से सिर्फ अनलिस्टेड में प्राइवेट इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करती है, उसकी एक्सपर्टीज हम लोग यूज करने वाले हैं। और हम लोग अप टू 30% इन्वेस्टमेंट करने वाले प्राइवेट इक्विटी में। अभी एक आम आदमी को अनलिस्टेड में इन्वेस्टमेंट करने में या एक एवरेज पर्सन को नहीं बनता है या कोई मौका नहीं होता, बट एज एन फंड हाउस, एज अ ग्रुप, हमारे पास एक्सपर्टीज है कि हम वो कंपनी को पहले से आइडेंटिफाई कर सकते हैं और कंपनी अगले 3 साल बाद या 4 साल जब लिस्ट होती है तो काफी अच्छा रिटर्न्स फिर उस कंपनी में बन सकता है। फॉर एग्जांपल हम लोग ने AU स्मॉल फाइनेंस में, उसकी लिस्टिंग के पहले ही हमारे पास प्राइवेट इक्विटी में था। GR इंफ्रा एक कंपनी है जो लिस्ट हुई थी हमारे पास पोर्टफोलियो में, बहुत पहले से पोर्टफोलियो में था। तो बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल है जहाँ पे कि हम लोग ने कंपनीज को प्राइवेट इक्विटी में लिया हुआ था, बाद में कंपनी लिस्ट हुई और काफी अच्छा रिटर्न बना। तो इस पोर्टफोलियो में भी वो एडवांटेज मिलेगा जहाँ पे कि हम लोग प्राइवेट इक्विटी में 30% कर, ऑलरेडी हमने एक कंपनी आइडेंटिफाई कर ली है और उसमें हम इन्वेस्टमेंट करने वाले। ये पोर्टफोलियो क्लोज एंडेड पोर्टफोलियो 6 साल का। सो अगले हम 2 से 3 महीने में प्लान कर रहे हैं क्लोज करने का। तो ये 6 साल का प्रोडक्ट है। 30 करीब 19-20 स्टॉक रखेंगे,
4-5 अनलिस्टेड कंपनीज होगी, फ्लेक्सी कैप पोर्टफोलियो होगा, तो लार्ज मिड एंड स्मॉल जो भी लिस्टेड है उसमें हम लोग वो रखेंगे। इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट कर रहे हैं ड्रॉ डाउन में तो 30% इनिशियली देना है, और SIP देना है तो 10 लाख करके वो 10 मंथ्स में कर सकते हैं। एक्सपेंस जो भी 5 करोड़ के नीचे का जो कमिटमेंट है वो 2.5% रहेगा। तो पर आप देखेंगे तो काफी कुछ इसमें AIF गिव्स यू बेस्ट ऑफ PMS एंड म्यूचुअल फंड्स, बिकॉज म्यूचुअल फंड का सिंप्लिसिटी है, इन्वेस्टमेंट में कोई डीमेट अकाउंट नहीं खोलना है, सिंपल KYC होती है, NAV मिलता है, यूनिट्स मिलते हैं, तो बहुत सिंपल है, उस तरीके से इन्वेस्टमेंट करना आसान है। और PMS का फ्लेक्सिबिलिटी है बिकॉज द फंड मैनेजर इज अलाउड to be has more freedom to invest into stocks, into sectors, plus he can do tactical investment, or not tactical I would say, but 5 साल 6 साल का यूनिक अपॉर्चुनिटी यहाँ पे आप कर सकते हो। म्यूचुअल फंड में आना भी अपॉर्चुनिटीज बंद हो गई है। और दूसरा जो आपको मैं स्ट्रेटेजी यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ जो हमारी AMC की, वो है कि मिड टू मेगा, विच इज दी बेसिकली स्ट्रेटेजी विच टॉक्स अबाउट ऐसा क्या खास आप उन मिड कैप कंपनीज में होता है जो लार्ज कैप बनती है। तो बेसिस रामदेव जी स्टडी जो उन्होंने पहले की थी 2010 से 15 के बीच में, और हर 5 साल के उसमें पीरियड में ऐसा क्या खास है कंपनी का, तो ये जो रीजन हमने पहले चर्चा की, इंडस्ट्री लीडर्स, टेलविंड एंड वैल्यू वैल्यूएशन बेनिफिशियरीज, ये कंपनी मिड कैप कंपनी बाद में लार्ज कैप बन जाती है। तो बेसिस द स्टडी हमने देखा कि 5 साल में बहुत अपॉर्चुनिटी मिलती है, हर 5 साल में, चाहे वो उस 5 साल में आप देखेंगे कि मार्केट गिरा हो, ऊपर गया हो, बहुत सारी चीजें हुई है। तो जैसा आप देखिए 2011 के बाद आप देखिए काफी 10 के बाद काफी कंपनी मिड कैप से स्मॉल कैप लार्ज कैप गई है, और 2010 में उतना नहीं हुआ था कंपैरेटिवली। सो हम देख रहे हैं कि हर उस पीरियड में कहीं करीब 20 कंपनी ऑन ए मीडियन विच क्रॉसेस फ्रॉम मिड कैप टू लार्ज कैप। तो हमने यहाँ पे जो हमने लिया है बेसिकली 100 से लेके 400 300 कंपनी का हमने पूरा बेसिकली स्टॉक लिया है। 300 कंपनी में से कितने स्टॉक ओवरलैप क्रॉस कर रहे हैं, ट्रांजिशन कर रहे हैं, और जब ये क्रॉस करती है तो मोटा मोटा 41% CAGR का रिटर्न जनरेट करती है, और अल्फा काफी अच्छा हाई होता है। तो इसको आइडेंटिफाई करने के लिए हमने 6 प्रोसेस स्टेप बनाया है। वी स्टार्ट विद द मिड कैप कंपनीज। हम लोग ROE चेक करेंगे, मोटा मोटा हम लोग 15-20% का मिनिमम, 15% का मिनिमम ROE का हमने इस पर फिल्टर लगाया हुआ है। Then the company has to be a leader in the sector or a value migration beneficiary or industry tailwind, because यही वो ट्रेड्स है जो कंपनी को अगले लार्ज कैप में बनाते हैं। फॉर एग्जांपल लेट मी टेल, फॉर एग्जांपल और हमें लगता है कि फॉर एग्जांपल लेट्स से इथेनॉल और EV, यहाँ पे अगर हमको लगता है कि ऐसा कोई ट्रेंड चलने वाला है, तो इसमें कौन सी कंपनी है जो सबसे ज्यादा बेनिफिशियरी रहेगी, उसमें कौन सी कंपनी जो इंडस्ट्री लीडर रहेगी, तो हम लोग वहां पे हमारा इन्वेस्टमेंट का फोकस रहेगा। ऑफ कोर्स प्रॉफिटेबिलिटी मैंने बताया, प्राइसेस आर स्लेव्स ऑफ अर्निंग्स, सो प्रॉफिट ग्रोथ इज अ 4th पॉइंट। हम उसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करेंगे जहाँ पे 20% से ज्यादा का प्रॉफिट ग्रोथ एक्सपेक्टेड है, बिकॉज हमने पास जितनी स्लाइड्स में चेक किया है, अगर प्रॉफिट अर्निंग है, अगर कंपनी प्रॉफिट कमा रही है तो स्टॉक प्राइसेस मूव हो जाएंगे ऊपर, पर अगर प्रॉफिट नहीं कमा रहे हैं तो देन द स्टॉक प्राइसेस नॉट मूव अप। एंड ऑफ कोर्स हम लोग प्रेफर करेंगे सेक्युलर कंपनी, कंसिस्टेंट कंपनीज रेदर देन सिक्लिकल कंपनीज। एंड हमारा जो प्राइसिंग का जो हमारा फिलॉसफी है, फ्रेमवर्क है, पेग और पी का, उसको हम यूज करेंगे। एंड अगेन ये जो प्रोडक्ट है इसमें अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर भी सेम है। यहाँ पे 1 से 2.5 करोड़ के बीच में 2.5 का एक्सपेंस है। यहाँ पे अगर फंड मैनेजर ज्यादा, अगर इन्वेस्टर ज्यादा इन्वेस्ट करता है तो इसका एक्सपेंस कम हो जाता है। 5 साल का प्रोडक्ट है ये, 5 ईयर क्लोज एंड प्रोडक्ट है। जो मैंने आपसे फर्स्ट शेयर किया था विजन 2030, वो 6 साल का प्रोडक्ट था। और यहाँ पर भी इवन दो बोथ आर क्लोज एंडेड प्रोडक्ट्स, यहाँ पे एग्जिट लोड देके क्लाइंट फंड से एग्जिट कर सकता है आफ्टर, यहाँ पे 18 महीने के बाद एग्जिट लोड का ऑप्शन अवेलेबल है। और वहाँ पे विजन में 2 साल के बाद का क्लाइंट एग्जिट ऑप्शन मिलता है। सो दीज आर डिफरेंट स्ट्रेटजीज, आई एम श्योर हमने काफी डिस्कस किया है, पर दीज आर सम यूनिक स्ट्रेटजी मुझे लगा आपसे आज चर्चा करनी चाहिए, आपसे शेयर करना चाहिए। We'll be more than happy to answer any questions if you have on any of these questions on these strategies. So thank you so much.
Thank you, Ritesh ji, for this session. And yeah, it is open for questions. So आप लोग chat box में questions लिख सकते हैं. If you want to ask him directly, you can unmute yourself and ask. ये जो आपके प्रेजेंटेशन में, हेलो, यस सर, हाय टपरिया जी। हाँ, ये आपके जो प्रेजेंटेशन में एक ही कैटेगरी बताई थी ना AIF की, जरा आप दोबारा दिखा देंगे स्लाइड? हाँ बिल्कुल, एब्सोल्युटली सर। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। या सर, आई शो इट। यस सर, जस्ट गिव मी अ मोमेंट। यस सर, यस सर, ये कैटेगरी, हाँ जी सर। ये स्क्रीनशॉट लेना था मुझको। हाँ तो सर बेसिकली बता, बहुत मैं आपको सिंपल अगर तरीके से आपको समझना है ना सर, तो हाँ, आप देखिए कि ज्यादातर जो फंड्स आते हैं सर इंडस्ट्री में, तो सबसे बड़ा जो कैटेगरी है हिंदुस्तान अभी इस समय AIF का, वो कैटेगरी 2। इसमें तकरीबन 4 लाख 4.5 लाख करोड़ का इसका AUM है। और मेजॉरिटी ऑफ पैसा जो इसमें रियल स्टेट में गया हुआ है, रियल स्टेट जो फंड्स आते हैं तो बेसिकली इसमें क्वालिफाई करते हैं। और दूसरा 100%, तो अगर 50% से ज्यादा का आपके पोर्टफोलियो में अनलिस्टेड स्टॉक्स है तो वो कैटेगरी 2 में क्वालिफाई करता है। इसीलिए हमने इसमें फंड में जो कैटेगरी 3 के फंड मैंने आपको शेयर किया, उसमें हमने 30 से 35% ही मैक्स हम इन्वेस्टमेंट करेंगे अनलिस्टेड प्राइवेट इक्विटी में। तो जितने भी लिस्टेड इक्विटी फंड्स या लॉन्ग शॉर्ट हेज फंड्स आते हैं वो बेसिकली कैटेगरी 3 होते हैं सर। अच्छा, जितने भी ये जैसे आपके अभी आपने पहले बताया था लार्ज एंड मिड कैप वाला जो था फंड PMS में, वो सब कैटेगरी लॉन्ग टर्म वाले आते हैं थर्ड में। हाँ सर, जो तो मैं थोड़ा इसको रिपीट कर देता हूँ सर। ये जो है ना AIF सर, जो आपसे अभी चर्चा की, वो कैटेगरी 1 वो सिर्फ AIF के लिए लागू होता है। तो जैसे मैंने आपको बताया सर, एक फंड है जैसे हम लोग रन कर रहे हैं विजन 2030, ये वाला जो चर्चा की, जिसमें कि बेसिकली ये हम लोग लिस्टेड अनलिस्टेड दोनों इसमें मैनेज कर रहे हैं। तो ये एक बात किया था। और दूसरा हमने बात किया था ये मिड टू मेगा मिड कैप, जो कल अगले 5 साल में लार्ज कैप बन सकते हैं, या फिर जो इनका रैंक गेन हो सकता है जिससे कि उनका प्रॉफिट बढ़ सकता है और उनका स्टॉक प्राइस। तो ये जो चर्चा की थी हमने, जो पहले इससे पहले बात किया सर इस वाले के फंड के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में, तो वो बेसिकली ये जो नेक्स्ट $10 एंटी डॉप, हम इसी का एक स्ट्रेटेजी, इसका एक भाग जो है हम लोग AIF में यूज कर रहे हैं। बट जो ये फंड है ये तो 15 साल पुराना, ये PMS का है सर, ये 15 साल पुराना है। जी जी, PMS में कोई भी कैटेगरी 1 2 नहीं 3 होता है सर, सिंपल PMS का PMS ही रहता है। तो मुझे लगा शायद अगर कोई कंफ्यूजन, इसलिए मैंने दोहरा दिया सर। बढ़िया, ये मुझे आपका ये बहुत अच्छा लगा इसके अंदर AIF में PMS में कि टैक्सेशन का बहुत बड़ा फायदा है। हाँ सर, इसमें क्लाइंट को नहीं देना पड़ेगा सर, वो बहुत एडवांटेज है। क्या होता है ना, बहुत सारे कस्टमर्स को एट टाइम्स PMS में ना हर साल टैक्स पे करना पड़ता है। तो कुछ लोग को पसंद नहीं आता है क्योंकि हर साल कैपिटल गेन लॉन्ग शॉर्ट वो सब करना पड़ता है। तो वो इन्वेस्टर्स क्या है ना सर, माइग्रेट हो गए हैं AIF में, जिनको जो एक 1 CR कर सकते हो वो लोग माइग्रेट, और उन्होंने बेसिकली SIP ऑप्शन ले लिया है मार्केट, क्योंकि अगले 6 से 8 महीने में मार्केट तो है क्या है सर कि थोड़ा वॉलेटिलिटी रह सकती है। जी, तो पीपल हैव टेकन AIF में SIP ऑप्शन कि अगर मार्केट में गिरावट रहती भी है, आपका पोर्टफोलियो धीरे धीरे करके 1 साल में बन जाएगा, 4 9 10 महीने में पूरा पैसा इन्वेस्ट हो जाएगा, सो दैट आगे का जो 4 4.5 या 5 साल है वहां पे देन ग्रोथ कैन बी कैप्चर्ड सर। तो वो काफी पॉपुलर हो रहा है सर इसमें। तो इसमें सर मार्केटिंग स्ट्रेटेजी के हिसाब से हम SIP को सजेस्ट करें, या वो जो आपका जो एक दूसरा वाला है वो जो फंड मैनेजर कॉल करेगा उसमें सर मतलब ऑनेस्टली सर ये आपका व्यू रहेगा, तो मैं दोनों डिफरेंस बता देता हूँ सर। सिर्फ ये है कि फंड में जैसे अभी मार्केट बीच में ना, आज से 4 महीने पहले मई में मार्केट 15,000 पे गिरा था और 15,200 तक गया था। तो हमने क्या किया था, पिछले साल हमने कुछ दो AIF लॉन्च किए, तो हमने उसमें क्लाइंट से पैसा मांगा
लेकिन क्या होता है ना, क्लाइंट बहुत बार थोड़ा स्लो हो जाते हैं या बोलते हैं मार्केट और गिरेगा, अब थोड़ा और 10 दिन रुक जाए, क्या ये रुक जाए, बहुत बार वो करते हैं क्लाइंट्स। तो एसआईपी में क्या होगा ना, वो हर महीने इन्वेस्टमेंट होता रहेगा, पर अगर क्लाइंट आपके आपके कहने पे बिल्कुल प्रॉपरली अगर फॉलो करेंगे तो ड्रॉ डाउन ऑप्शन भी दे सकते हैं। कुछ क्लाइंट्स को 10-10 लाख वाला पता रहता है कि कब पैसा हाथ से जाने वाला है, एक एक तो वो कंफर्टेबल होते हैं। यहाँ पे फंड मैनेजर क्या है ना सर, कभी भी मांग सकता है 1 साल के अंदर, तो वो कंफर्ट अगर आपको लगता है क्लाइंट का है कि कभी भी वो 20 लाख 30 लाख उसको देना, 30% देना पड़ेगा, तो फिर आप ड्रॉ डाउन सजेस्ट करें। अदरवाइज एसआईपी विल बी मोर हैसल फ्री सर। ई ओटीएम एक ओटीएम फॉर्म होगा, वो ऑनलाइन ही मतलब क्लाइंट वन टाइम कर लेगा, तो उसको बार बार कुछ करना भी नहीं है, ऑटोमेटिक डेबिट होता रहेगा। डिसिप्लिन ऐसा इन्वेस्टमेंट रहेगा। जी 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 सर, बिल्कुल सर, बिल्कुल। ना मैं समझ गया आपकी बात, ये आपने समझाया भी बहुत अच्छा। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। तो एक चीज और मुझे इसमें समझनी है कि जी सर। आपकी वो पीएमएस में भी यही टैक्सेशन लागू रहता है नहीं कि सर, वो क्लाइंट नहीं देगा कैपिटल गेन? नहीं सर। सर क्या होता है मैं बता देता हूँ। जो मैंने आपको बताया कि क्लाइंट को खुद नहीं पे करना है, फंड को पे करना है, वो लागू होता है आपके एआईएफ में, जिसमें 1 करोड़ का मिनिमम टिकट होता है। पीएमएस में जो आपका दूसरा प्रोडक्ट है, पीएमएस में क्या होता है ना सर, टैक्सेशन जो है बेसिकली क्लाइंट को पे करना पड़ता है हर साल। तो क्या होता है सर, हर साल क्लाइंट को अपना लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म, हर एएमसी साल के अंत में या खुद भी अपने निकाल सकते हैं, तो उनको एक ऑडिटर के थ्रू स्टेटमेंट मिलता है, ऑडिटर स्टेटमेंट मिलता है, जिसमें कि लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की जानकारी होती है। जब वो अपना टैक्स भर रहे हैं ना, तो उसको अपने टैक्स के साथ जो भी स्टॉक खरीदने और बेचने में, कोई भी शॉर्ट टर्म में स्टॉक बिका है या लॉन्ग टर्म में बिका है, तो उनको अपने आईटीआर भरते वक्त वो टैक्स भी पे करना पड़ता है। तो अच्छा, ये आपकी जिम्मेदारी पीएमएस में सालाना बनती है, आप टैक्स पे करें। एआईएफ में क्लाइंट को कोई स्ट्रेस नहीं है, वो फंड पे करता है। वो फंड पे करता है। तो एआईएफ में ज्यादा फायदा हमें एचएनआई को देने में, हैवी इन्वेस्टर। हाँ मतलब हैसल फ्री है सर, लेट मी पुट इट, बहुत हैसल हाँ, वो फ्री है। 30 प्लस जी जी सर, और प्लस क्या होता है सर 33% में आते हैं। हाँ, जी 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 सर। और सर क्या है ना, अभी आप क्लाइंट बहुत सारे लोग को थोड़ा अलग चाहिए होता है, तो प्राइवेट इक्विटी में इन्वेस्टमेंट, अनलिस्टेड में इन्वेस्टमेंट, तो आप अभी वो पीएमएस में अलाउड नहीं है, म्यूचुअल फंड में अलाउड नहीं है, तो आपको एआईएफ में ही वो ऑप्शन मिलता है। हाँ, म्यूचुअल फंड में तो देने ही पड़ते हैं हमें सर्टिफिकेट सब। हाँ। हाँ इसमें हाँ एक और चीज आपसे मुझे समझनी है इसमें जी सर। कि ये हम उन कस्टमर्स को अप्रोच करें जो डायरेक्ट इक्विटी में करते हैं, या मतलब या म्यूचुअल फंड्स में भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं? सर ये सेम ही इन्वेस्टर है, कोई अच्छा। अलग नहीं है सर। सिर्फ क्या होता है ना, किसी के पास इन्वेस्टमेंट सरप्लस थोड़ा ज्यादा होता है, तो क्या होता है कि मान लीजिए किसी के पास एग्जांपल है 50 लाख का इन्वेस्टमेंट कॉर्पस है, तो उसके लिए तो म्यूचुअल फंड बेहतर हो गया। किसी के पास मान लीजिए सर 1-2 करोड़ का इन्वेस्टमेंट कॉर्पस है, तो उसको आप एक पीएमएस भी दे सकते हो। पर अच्छा। किसी के पास मान लीजिए उसके पास सरप्लस ज्यादा है, उसके पास मान के चलिए 8 करोड़ 9 करोड़ ज्यादा सरप्लस है उसके पास, तो अच्छा। तो उसको आप डाइवर्सिफाई, आप एआईएफ भी आप दे देते हो। दे दे। करेक्ट सर। दूसरा दूसरा क्या होता है ना सर कि आप मान के चले कि मुझे एज अ इन्वेस्टर आई आई हैव टू डाइवर्सिफाई माई एसेट्स। तो और वो कुछ ऐसी स्ट्रेटजी है, जैसे मैंने आपको बताया, जैसे एआईएफ में आपको बताया, मैंने अनलिस्टेड भी ले सकते हैं, वो एग्जांपल दिया आपको। वो म्यूचुअल फंड और पीएमएस में दोनों में पॉसिबल ही नहीं, प्रोडक्ट ही नहीं वैसा, दे ही नहीं सकते हो। तो वो जो यूनिक स्ट्रेटजी आपको मिलती है, वो सिर्फ एआईएफ ही दे सकता है सर। तो वहां पे हाँ, तो सर वो कोई क्लाइंट आपको बोलता है भाई मेरे पास वो पीएमएस और म्यूचुअल फंड बहुत है, मुझे कुछ अलग दो, यूनिक दो, तो वो यूनिक आ जाता है सर यहाँ पे। इसमें सबसे अच्छा फायदा तो वही है कि एक तो आपने सिप में बता दिया है कि 1 करोड़ एकदम मत दो, सिप में डिसिप्लिन करेक्ट सर। इन्वेस्टमेंट होगा। और और इन्वेस्टमेंट करना भी आसान है सर, टैक्सेशन जब का आपको बहुत बड़ा केवाईसी, बेनिफिट है। सिर्फ केवाईसी लगता है सर एआईएफ में, और हाँ, जबकि पीएमएस में आपको डीमैट खुलवाना पड़ता है, तो वो है एक। डिबेट खुलवाना पड़ता है उसमें। जी जी सर, पीएमएस में खुलता है सर, एआईएफ में नहीं खुलता है सर। तो आपने जो ये बताए हैं प्रोडक्ट एआईएफ के, ये बढ़िया लगा मुझे आपके दोनों ये। जी जी सर। तो आप सर, आपको कोई भी इंटरेस्ट है, आप हमारे लोकल टीम से जुड़ मिलके और डिटेल ले सकते हैं सर, मैं तो यहाँ रहता हूँ, दिल्ली के पास रहता हूँ। हाँ सर। तो सर दिल्ली में भी है, दिल्ली में मतलब आपका 12 खंबा पे है जी ऑफिस, जी सर, जी जी सर, मोतीलाल ओसवाल का। जी 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 सर, जी सर। हाँ, थैंक यू सर, थैंक थैंक यू।
Thank you. Any other questions we have? Hello? Just one thing. Yeah, Hello? Ritesh, someone was asking for the PPT. So can you Yes, share the Shankar ji. PPT with me and I'll share Nishant, it. I'll share with you. Yeah, Nishant, I'll share with you. Yeah, Yeah, absolutely. can I ask you one question, please? Hi, Shankar ji, please. Yeah, so actually, myself is a ERN holder. So right now, as per the regulation is concerned, the ERN holder can submit the PMS business, or else I need to. सर, अगर आप ARN होल्डर है और आपको अगर PMS करना है तो आपको PMS का जो एग्जाम जो मैंडेटेड है वो पास करना पड़ेगा. सो दैट इज दी रिक्वायरमेंट. अगर आपने 10 साल से ज्यादा अगर आप PMS का प्रोडक्ट बेच रहे हैं तो एक ग्रैंड फादरिंग का एक सेबी का एक सर्कुलर आया है, तो वो आप गूगल करें तो मिल जाएगा, नहीं तो आई कैन ऑल्सो send it to Nishant and he can share with you. तो अगर आप 10 साल से PMS का प्रोडक्ट बेच रहे हैं तो वहाँ पे एक ऑप्शन है जिसमें आप स्किप करके आप एग्जाम नहीं दे, वो भी ऑप्शन है उसमें. ओके, सो द एग्जाम का डिटेल्स थोड़ा एक बार भेज दीजिएगा सर मैं पीपीटी. निशांत जी को भेज दूंगा. निशांत, इफ यू कैन शेयर विद द पार्टनर्स. All right. अच्छा, वो होने के बाद आपका बस एम्पैनलमेंट करना पड़ेगा, राइट? उससे ना ऑलरेडी सर यू कैन गेट इम्पैनल्ड विद द लोकल ऑफिसर. और मुझे एआर नंबर, वही एआर नंबर से लॉगिन होगा या दूसरा कोई मुझे? नहीं सर, ARN नहीं होता है सर. अभी PMS में भी आपको ARN लगता है, बट आपको बेसिकली PMS का एग्जाम पास करना है सर, अभी वो मैंडेट है सर. जी. और AIF के लिए आपका सिर्फ ARN इज मोर देन सफिशिएंट फॉर AIF. फॉर PMS का एग्जाम देना कंपलसरी है सर. ओके, थैंक यू सर. थैंक यू शंकर जी, थैंक यू सो मच. Any other questions we have for today? Type it in the chat box. Ritesh, I think there are no more questions for today. Thank you for this. Thank you for the very informative session. And you please share these the things which you are supposed to share, and in turn share with all participants. Absolutely. Thank you Nishant, thank you Kanak ji, and जो आप लोग आए बहुत बहुत शुक्रिया. And I was able to hope I was able to add some value. Thank you so much. Have a nice evening. Thank you so much.